नमस्कार। एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, जो कि 23 में हुआ था। उसके बाद ये ख़त्म होने के बाद मैं आपको 2024 वाला लाऊंगा। क्योंकि जानते हैं कि जो एसएससी है आपका 1 साल पहले का प्रश्न पूछता है, ठीक है। अब मैंने कल आपको कहा था कि एमटीएस और उसके बाद सीएचएसएल, उसके अगले दिन आपको सीजीएल मिलेगा, ठीक है। तब आपको अब अल्टरनेटिव डे पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन का प्रश्न जो है किस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात खेरा जिले के एक सत्याग्रह में आयोजन किया था? तो कब किए थे? 1918 में, ठीक ना। महात्मा गांधी जी ने महात्मा जी का यह दूसरा जो है आंदोलन था, जो कि गुजरात के खेरा जिले में हुआ था। पहला आंदोलन की बात करें महात्मा गांधी जी का तो 1917 में किए थे, चंपारण में। कहाँ? चंपारण में किए थे, ठीक है। इनका पहला आंदोलन कहाँ हुआ था? चंपारण में, 1917 में। महात्मा गांधी जी की बात करें तो कल ही उनकी जयंती बनाई गई है, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ को याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1869 उनका जन्म हुआ था। और 30 जनवरी 1948 को उनका निधन हुआ था, ठीक है। ये सब जरूर अच्छे से याद रखिएगा महात्मा गांधी जी के बारे में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किन शहर में 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? लगातार छठी बार जो है इंदौर जो है लगातार अभी जीतते आ रहा है, ठीक ना। इंदौर कहाँ का शहर है? तो ये आपका मध्य प्रदेश का एक शहर है, जो कि लगातार 6 साल से इंदौर जो है हमेशा टॉप पर रहा है। अब 2022 की बात करें तब छठा हुआ, 2023 में भी इंदौर टॉप पर था, 2024 की बात करें तो तभी इंदौर जो है टॉप पर ही है, ठीक है। तब ये हो गया 8वां बार हो गया, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? क्या पूछा है? वर्ली चित्रकला जो है भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो ये है आपका महाराष्ट्र का। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। वहीं अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में जो है ना सबसे फेमस यहाँ का अगर चित्रकला है तो वो है आपका शीला छापा। क्या है? शीला छापा। शीला छापा जो है यहाँ पर जो है फेमस है, ठीक है। वहीं मिजोरम की बात करें तो बुनाई का काम, सबसे चित्रकला में बुनाई का काम जो है ना सबसे अच्छी मानी जाती है मिजोरम में। कर्नाटक की बात करें तो चित्रास जो है ये चित्रकला है एक, जो कि कहाँ का है? ये आपका है कर्नाटका का। इतना आप जरूर ये सब याद रखे कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो वो कौन जीता है? कार्लोस अल्करेज ने। किसने जीता है? तो कार्लोस अल्करेज ने जीता है, ठीक ना। कार्लोस अल्करेज जीते हैं यूएस ओपन 2022 का। कहाँ हुआ था? तो यूएस ओपन है मतलब अमेरिका में ही हुआ होगा। तो कहाँ पर हुआ था? ये आपका हुआ था न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है। और वहीं महिला की बात करें तो महिला में कौन जीता थी? तो महिला में जीते थी आपके ईगा स्वेटेक। कौन? ईगा स्वेटेक। ईगा स्वेटेक, ठीक है। स्पेलिंग का पढ़ने जाइएगा, स्वेटेक, ठीक है। ये जीती थी महिला में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, एक डैश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित मतलब वापस रीजनरेट कर देता है, ठीक ना। प्रेषित मतलब होता है रीजनरेट। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, रीजनरेट कर देता है। तो वो कौन सा है? वो रिपीटर होता है, जो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि जो कमज़ोर संकेत प्राप्त करते ही ना उसे वापस रीजनरेट कर देता है ताकि वो फिर से ठीक हो जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन के किस वर्ष हटाया गया था? तो रजिया को ना 1240 में हटाया गया था। हटाया क्या गया? इन्हें डाकुओं द्वारा मरवा दिया गया था, ठीक ना। 1236 में इन्होंने राजगद्दी संभाली, जो सिर्फ 4 साल तक ही राजगद्दी पर रह सकी। पहली और आखिरी महिला
थी जो दिल्ली सल्तनत पर रही थी, ठीक ना। इनके पिताजी का नाम क्या था रजिया सुल्तान का? तो इल्तुतमिश थे। क्या थे? इल्तुतमिश थे। किस वंश के थे? तो गुलाब वंश के थे, गुलाम वंश के थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो क्या पूछा है? भारतीय संविधान का, भारतीय जो हम लोग संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके उपबंध जो है कनाडा से प्राप्त किया गया। कनाडा से प्राप्त करने वाला क्या चीज़ क्या है इनमें से? तो वह उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय क्षेत्राधिकार जो है वह हम लोग कनाडा से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? कनाडा से लिए हैं, ठीक है। गणराज्य की बात करें तो गणराज्य जो है आपका फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका जो है फ्रांस से लिया गया है। गणराज्य जो है आपका फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। समवर्ती सूची की बात करें तो ये आपका कहाँ से लिया गया है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वहीं अगर लास्ट न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करें तो ये लिया गया है आपका इंग्लैंड एंड वेल्स से। कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड एंड वेल्स से लिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है? कर्नाटक संगीत कहाँ तक ही सीमित है? मतलब कर्नाटक जो संगीत है किस किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो मतलब कर्नाटक जो सटे हुए राज्य होंगे उससे ही आते होंगे। ये जानते हैं, ये क्वेश्चन मैंने एमटीएस में भी करा चुका हूँ। देखिए एमटीएस के में भी पूछा गया है क्वेश्चन ये, ठीक ना। या 1 या 2 नंबर सेट में होगा, जो आप देख लीजिएगा जाकर। एमटीएस का जो मैंने करा रहा हूँ उसका सीरीज चल रहा है, ठीक है। उसमें देखिएगा मैंने कर्नाटक के बारे में बताया, कर्नाटक संगीत के बारे में। इसी तरह से प्रश्न आया था। मतलब देख रहे हैं कहाँ का क्वेश्चन किस में, जरूरी नहीं है, ठीक ना, किस में पूछा जा सकता है। पहले हुआ था आपका CHSL, उसके बाद हुआ था CHSL, ठीक ना। यह हो सकता है CGL का भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन का वैरायटी देखते रहना है और इस अनुकूल अपने पढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो कर्नाटक के देखते हैं। कर्नाटक मान लीजिए सबसे ये जो है इस तरह से भारत है, कर्नाटक यहाँ पर है, यहाँ मुंबई है, मुंबई, ठीक है। मुंबई के बीच में है गोवा, उसके बाद यहाँ केरल आ जाता है, यहाँ तमिलनाडु आ जाता है, यहाँ से आंध्र प्रदेश आ जाता है, यहाँ तेलंगाना हो जाता है, ठीक है। तब देखिए कर्नाटक जो क्षेत्र है तो इसके सटा हुआ कौन कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक तो एक हो गया, आंध्र प्रदेश में भी आ जाता है, तमिलनाडु में भी आता है और केरल में भी आता है। बड़े बड़े क्षेत्र देखना है, कर्नाटक सटे हुए बड़े बड़े राज्य, ठीक ना। तो बड़े बड़े राज्य में कौन कौन सा? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और आपका हो गया कर्नाटक, ठीक है। इतना आपको अच्छे से याद रखना है। और हाँ, एक बात और अच्छी ध्यान पड़ा, देखिए सभी की भाषाएं अलग अलग याद है, अलग अलग है, तो मतलब पहचानने में ठीक रहेगा। कैसे? कर्नाटक का जो है आपका कन्नड़ है, आंध्र प्रदेश का तेलुगु है, तमिलनाडु का आपका तमिल है, केरल का आपका मलयालम है, ठीक ना। तो इस तरह से याद रखिएगा, साउथ की 4 बड़े राज्यों में कर्नाटक संगीत है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? द वैल्यू एडेड ऑफ अ फॉर्म इज कैलकुलेटेड एज। क्या बोला है? द वैल्यू एडेड फॉर्म ऑफ अ फॉर्म इज कैलकुलेटेड एज। जब किसी भी फॉर्म के लिए, मतलब किसी भी चीज़ का हम लोग जब वैल्यू, उसका वैल्यू जब ऐड करते हैं तो मतलब किस तरह से पता चलता है कि कितना खर्च हुआ है, कितना हम लोग पास आया बचा है, ठीक ना। मान लीजिए कि आपके पास पूरा प्रोडक्शन है, ठीक है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म, ठीक है। जितना फॉर्म में आपने प्रोडक्शन किया वो अब माइनस कर दीजिए कि कितना उस गुड्स का जो है ना, सामान का है ना, कि उसका यूज किया जा चुका है, तो वो जो है आपका बचा हुआ कहला जाएगा, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन हो गया इसका। अगला चलते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, विलयन को बड़े अव्यय के विलायक होते हैं, ये सही है। विलयन के छोटे अव्यय को विलय कहते हैं, ये भी सही है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, ये भी सही है। लेकिन कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार बड़ा होता है, ये गलत है। तो ऑप्शन सी जो है ये ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? फीफा महिला विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्या बोला है? फीफा महिला विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये हो चुका है, हम लोग करेगा यहाँ लिखा हुआ है, 2023 का एग्जाम था इसलिए, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने किया था, लेकिन इसका विजेता की बात करें तो इसका विजेता था कौन? स्पेन था।
कौन था? स्पेन था। किसे हराया था? तो इंग्लैंड को हराकर स्पेन ने जीता था। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है? तो ये किसने किया था? तो उड़ीसा ने किया था। उड़ीसा ने हॉकी को भी बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे ही काम किए हैं, साथ ही फुटबॉल को भी अब बढ़ावा देने के लिए काम किए जा रहे हैं। तो इस समय के जो मुख्यमंत्री थे वे कौन थे? तो नवीन पटनायक जी थे, जिन्होंने ये सब काम किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। कितने शहरों में? तो 8 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है आपका, ये पहला संस्करण आपका 2018 में हुआ था। कब हुआ था? तो 2018 में हुआ था। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए एक एक करके देखते हैं। द्वितीयक बाजार पूर्व निर्गत प्रतिभूतियों को बेचने और खरीदने वाला बाजार कहलाता है। सही है। प्राथमिक बाजार, शुरुआती बाजार जो होता है, को नए निर्गम बाजार, न्यू इशू मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी सही है। ठीक है। आरबीआई अपने खुले बाजार संचालन मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। ये भी सही है। ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है गलती हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्यों है? देखिए पढ़ते हैं। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार के नाम से नहीं जाना जाता। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भारत के किस राज्य में होकर गुजरती है? तो ये इनमें से जो है आपके छत्तीसगढ़ में होकर गुजरती है। ठीक है। अब कर्क रेखा कहाँ कहाँ गुजरती है, इस तरह से याद करते हैं हम लोग। ठीक है, हमेशा इसे बना लिया कीजिएगा। ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको मैप से याद दिला दूंगा अच्छा सा। ठीक है। यहाँ देखिए, इस साइड में जो ऊपर में है राजस्थान है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका गुजरात आता है। ठीक है। बीच में आपका मध्य प्रदेश आता है। ठीक ना। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़। क्या आता है? छत्तीसगढ़। यहीं पे आपका आता है झारखंड आता है। ठीक ना। यहीं पे आपका यहाँ ऊपर में है जहाँ पर आपका ये आता है वेस्ट बंगाल आता है। उसके बाद जब इधर से बीच में बांग्लादेश के बाद इसके बाद आपका इधर जो है आपका क्या आता है? तो एक त्रिपुरा आता है और मणिपुर क्या आता है? मिजोरम आता है। क्या क्या? त्रिपुरा और मिजोरम। अब चलिए यहाँ से खींचते हैं। तो यहाँ से जो है राजस्थान, यहाँ से छूते हुए कट करते हुए राजस्थान को मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ यहाँ तक है। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश को काटते हुए त्रिपुरा और मिजोरम तक जाता है। तो टोटल 8 राज्यों में। अब मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, बताता हूँ। देखिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद हो गया आपका क्या था? त्रिपुरा के बाद हो गया आपका मिजोरम। ठीक है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्यों में जो है आपका कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? अगला प्रश्न है, वायु दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या बोला है? वायु दाब जो पड़ता है उसके संबंध में कौन सा कथन इनमें सही है? तो वायु जो है ना हमेशा उच्च दाब से ही ना निम्न दाब में आता है। आप भी देखते होंगे कोई भी चीज़ जब जहाँ ऊंचा होता है उसके बाद वो नीचे ही आना चाहता है। ठीक ना। उच्च दाब से नीचे क्षेत्र की ओर गमन करती है। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो वो 13 किलोमीटर तक होती है। 10 या 13 कह दें, 10 किलोमीटर कहीं ले लेता है या 13 किलोमीटर के आसपास ही रहती है। ठीक है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई, ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई कितनी होती है? तो 13 किलोमीटर तक होती है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, धीनोधार पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जो है आपका गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पे? तो गुजरात में जो है आपका धीनोधार हिल्स है। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है आपका गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। कौन गांव? तो मोढेरा गांव जो है
स्थित है आपका गुजरात में। वहाँ जो है 24/7 मतलब 24 घंटे और 7 दिन सौर ऊर्जा से संचालित होती रहती है। ठीक है, वैसा गांव बन गया कौन, तो मोढेरा गांव। कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में। आगे देखते हैं, आगे लिखा है बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, तो वे कौन है, तो श्री कृष्ण सिंह है। कौन है, श्री कृष्ण सिंह। बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है तो श्री कृष्ण सिंह। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है, तो वह कौन सा है, थैलोफाइटा। कौन सा, थैलोफाइटा जो है ये आपका वनस्पति जगत के पौधों के शैवाल के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी, तो किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक ना। अब देखते हैं यहाँ पर ई गोल्डस्टीन का। ई गोल्डस्टीन ने क्या कहा था, तो ई गोल्डस्टीन ने कहा था कि क्या डिस्कवर किया था, तो इसने किया था पॉजिटिव रे, और जैसे पॉजिटिव रे जो होता है कैथोड रे, उसी को कहा था एनोड रे। पॉजिटिव रे जो है कैनोड रे या कैनाल रेज के नाम से इन्होंने डिस्कवर किया था ई गोल्डस्टीन ने। ठीक है, कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज का, ठीक है, डिस्कवर किया था। आगे देखते हैं नील्स बोर। नील्स बोर ने क्या किया था, तो नील्स बोर ने इन्होंने एक बात कही थी। इन्होंने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन ना निश्चित ऊर्जा के साथ स्तरों में घूमती है तो ऊर्जा का स्तर जो होते हैं ना उसके असत्य ऊर्जाएं जुड़ जाती है, मतलब और भी ऊर्जा जो है ना उनके साथ जुड़ जाती हैं। तो ये किसने कहा था, तो नील्स बोर ने कहा था। रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड ने क्या किया था कि नाभिकी जो होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उस पर इन्होंने अल्फा जो है उससे अल्फा परमाणु पर ना बौछार कर दी थी। अल्फा परमाणु का, सॉरी अच्छा समय में नहीं बोल पाया था, अल्फा परमाणु का ना इन्होंने बौछार कर दी थी किस पे, तो नाभिकीय पर। तो इन्हें पता चला कि वहाँ पे एक ऐसा चीज, जब बौछार इन्होंने किया अल्फा परमाणु का, तो इन्हें पता चला कि रे तो जा रहा है लेकिन कहीं कहीं रे जो है ना पूरी तरह से पार नहीं हो रहा है। तो इन्हें पता चला कि यहाँ कुछ तो है, तो इन्होंने कहा था इसे हाइड्रोजन परमाणु कहा था बाद में जाके। ठीक ना, इसे कहा था हाइड्रोजन परमाणु। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। क्या कहा है, तो 355 में कहा गया है कि भारत सरकार को, मतलब केंद्र सरकार को बाहरी आक्रमण से जब भी होवे तो उसे या आंतरिक अशांति फैले तो उसकी रक्षा कौन करेगा, तो केंद्र सरकार करेगा। ठीक है, 358 क्या कहता है, 358 कहता है कि नेशनल इमरजेंसी जब भी लगे, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जब भी लगे तो ऑटोमेटिक जो है ना आपका मौलिक कर्तव्य जो 19 है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। 353 में आर्टिकल में क्या है, 353 का आर्टिकल में क्या है कि जांच में अगर सभी साक्ष्य जो होते हैं अपराधी के, ठीक ना, उसे अभियुक्त की उपस्थिति में ही किया जाएगा। ठीक ना, ये कहा जाता है। 356 में क्या है, तो 356 में आपका है, 356 में जो है आपका स्टेट इमरजेंसी है। ठीक है, ताकि अगर ज़रूरत पड़े, अगर शांति किसी राज्य में फैल चुकी है तो राष्ट्रपति उस राज्य में क्या है ना स्टेट इमरजेंसी लगाकर अपने कंट्रोल में ले सकती है, और इसका पावर हो जाएगा सिर्फ केंद्र के पास होगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS एक्सेल 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है, तो कंट्रोल+ वर्ड को बंद करने के लिए किया जाता है MS एक्सेल में। ठीक ना, कंट्रोल+X की बात करें तो कट होता है, क्या होता है, इसका कट होता है। L की बात करें तो लेफ्ट अलाइनमेंट, और कंट्रोल+C का मतलब होता है कॉपी करना। ठीक है, चलिए अगले लास्ट प्रश्न चलते हैं। लास्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है, तो किसे मिला है, तो शेरशाह मूवी को मिला है। शेरशाह मूवी को, ये जो है आपका कारगिल का जो युद्ध हुआ था उस पर बेस्ड ये मूवी है, जिस कारण इसे
बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, और फिल्म शेरशाह का जो डायरेक्टर है वे कौन है? डायरेक्टर भी याद रखिएगा, पूछा जाता है विष्णुवर्धन। कौन है? विष्णुवर्धन। और इसके जो कलाकार थे मेन वे कौन थे? सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी। ठीक है, ये सब भी याद रखिएगा ताकि आपसे पूछे तो आपको जवाब देने में ठीक रहे। चाहे आगे देखते हैं, लास्ट चलिए ख़त्म कर दिया मैंने इसे 25 CHSL। अब आपको कल जो है CGL प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, अपने इस टेलीग्राम पर भी जुड़ जाए ताकि आपको जो है इसका PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाता है वहाँ पे। ठीक ना, चलिए मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।